हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक है अल्फ़ा 6 में अनुप्रयोग। लास्ट क्लास तक अपन देख चुके हैं पोटेंशियल वेरियर और स्क्वायर वेव पोटेंशियल के बारे में। तो आई होप आपने स्क्वायर वेव पोटेंशियल का डेरिवेशन कर लिया होगा, वो चीज़ समझ ली होगी, अनुनाद की स्थिति वगैरह कैसे आती है ये आप समझ चुके होंगे। तो मैं अल्फ़ा 6 में अनुप्रयोग क्या है? अल्फ़ा 6 में अनुप्रयोग एप्लीकेशन इन अल्फ़ा डिके। उससे पहले अपने को समझने की ज़रूरत है टनलिंग इफेक्ट। क्या? टनलिंग इफेक्ट। तो मैं आपको लास्ट क्लास में वैसे बता चुका हूँ, इसको बोलते हैं अपन हिंदी में सुरंग प्रभाव। क्या है कि ये आपका एक पोटेंशियल वेरियर है। क्या है? एक पोटेंशियल वेरियर है। ये आपका x इक्वल टू 0 है, ये आपका x इक्वल टू a है। इसकी जो ऊंचाई है विभव प्राचीर की वो कितनी है? v0। मैंने बोला था एक कण है आपका जिसकी ऊर्जा क्या है? E, और वो क्या कर रहा है? इस पोटेंशियल वेरियर सिस्टम में क्या कर रहा है? गति कर रहा है। जहाँ इस कण की ऊर्जा E क्या है? लेस देन v0 के बराबर। तो E लेस देन v0 है। तो यहाँ पे अपन ने देखा था कि आपका साई फर्स्ट आया था, साई सेकंड आया था और साई थर्ड का वैल्यू भी आया था। तो जब आप देखते हो ए साई इक्वल टू साई सेकंड इक्वल टू वो कितना वैल्यू था? एफ ई की पावर अल्फा एक्स प्लस जी ई की पावर माइनस अल्फा एक्स, where alpha is root 2m e minus v0 माइनस e अपॉन h कट स्क्वायर के बराबर। तो क्या था कि v0 ऊंचाई होने के बाद भी और a मोटाई होने के बाद भी ये पार्टिकल क्या कर रहा है? इस रीजन से रीजन फर्स्ट से रीजन सेकंड में प्रवेश कर रहा है और रीजन सेकंड में प्रवेश करने के बाद भी रीजन थर्ड में वो पहुंच रहा है, जहां उसकी ऊर्जा क्या है? इस v0 से क्या है? कम है। अगर क्लासिकली मैं देखता हूं तो ये क्या है? आपका v0 है। ये आपका पोटेंशियल वेरियर की जो ऊंचाई है इस दीवार की वो कितनी है? v0 है। और जो पार्टिकल आ रहा है वो कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है। क्लासिकली देखें तो क्या करना पड़ेगा? आपको ऊंचा कूदना पड़ेगा जब जाके निकलोगे, और अन्यथा पार नहीं कर पाओगे। आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे पार देखोगे तो नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और मोटाई कितनी है? ये मतलब काफ़ी ज़्यादा है अगर इलेक्ट्रॉन के उस नज़रिए से देखें तो। इलेक्ट्रॉन का अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल लेता हूँ मैं तो ये इसका जो साइज है वो बहुत कम है, 15 फर्मी मीटर के लगभग बराबर है उसकी रेडियस, तो बहुत कम है। और ये x इक्वल टू a कितनी भी हो सकती है। तो क्या है कि ये वाली जो मोटाई है इस वाले पार्टिकल के लिए क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो क्लासिकली तो क्या कर देंगे अपन? गिव अप कर देंगे। आप सोचिए ये दीवार है और दीवार को मेरे को पार करना है तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को क्रॉस करना पड़ेगा, अन्यथा क्या होऊंगा? मैं वापस लौट जाऊंगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली क्या बोल रहा है ये? कि ये पार्टिकल साई सेकंड में जाएगा जहां साई सेकंड ये है, और इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी? मॉड ऑफ साई सेकंड का होल स्क्वायर, जो कि आएगा आपका मॉड ऑफ एफ स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जी स्क्वायर। वो आपके आगे की बात है। तो ये आएगा मॉड ऑफ एफ स्क्वायर e की पावर 2 अल्फा एक्स प्लस मॉड ऑफ जी स्क्वायर
e⁻² अल्फा। तो एक तरह से ये यहाँ से यहाँ पे निकलने के लिए क्या कर रहा है, एक तरह से सुरंग का निर्माण कर रहा है या सुरंग की तरह बिहेव कर रहा है। यानी ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, रीजन फर्स्ट से रीजन थर्ड में पहुँच रहा है, तो कैसे न कैसे तो जाएगा वो। तो क्या कर रहे हैं, मान लें यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एक टनल का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है, एक टनल का निर्माण। अब देखिए जो ट्रेन वगैरह निकलती है पहाड़ों के बीच में से, किसके बीच में निकलती है, टनलों के बीच में से। टनल यानी सुरंग। तो यही इसका सिस्टम है, इसलिए इसको बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट। किसी कोई पार्टिकल है, उसके सामने यदि अनंत मोटाई या अनंत ऊंचाई की अगर विभव दीवार है, तो तब भी वो उसको पार कर जाता है। ये प्रभाव क्या कहलाता है, सुरंग प्रभाव या टनलिंग इफेक्ट। तो उसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टनलिंग इफेक्ट का एप्लीकेशन इन अल्फा डिके। यूज ऑफ या एप्लीकेशन ऑफ टनलिंग इफेक्ट इन अल्फा डिके, सुरंग प्रभाव का अल्फा डिके में अनुप्रयोग। तो है क्या ये अल्फा डिके। अल्फा को कैसे डिफाइन किया जाता है, अल्फा डिफाइन किया जाता है, क्या कहते हैं उसे, हीलियम का नाभिक। अल्फा एक ऐसा पार्टिकल है जो हीलियम के नाभिक द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है कि हीलियम के नाभिक के बराबर क्या है, अल्फा पार्टिकल। वो क्या है, 2He4। 2He4 क्लियर। तो इसका चार्ज कितना है, चार्ज तो ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन है, और मास कितना है, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर मान ले तो क्या होगा, 4 टाइम्स तो प्रोटॉन के मास के बराबर है और 2 टाइम्स प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है, किसका, अल्फा का बॉन्ड। अब अल्फा पार्टिकल अपने को मिलता कब है, ये आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ोगे कि आपके पास एक अस्थायी भारी नाभिक है। क्या है, अस्थायी भारी नाभिक, अनस्टेबल हैवी न्यूक्लियस है। अब कोई अस्थायी नाभिक है, अस्थायी चीज़ है, वो क्या होना चाहेगी, स्थायी होना चाहेगी। तो क्या करता है ये स्थायी नाभिक में, स्थायी हल्के नाभिक में या स्थायी नाभिक में क्या करता है, परिवर्तित होने की कोशिश करता है। तो इस प्रोसेस में अस्थायी भारी नाभिक को स्थायी नाभिक में परिवर्तन होने के लिए क्या करता है, ये एक पार्टिकल का क्षय करता है, डिके करता है, जिसे बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। तो जब कोई अस्थायी नाभिक स्थायी नाभिक में परिवर्तित होता है तो वो एक पार्टिकल का डिके करता है, उस पार्टिकल को क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल। या अल्फा पार्टिकल का यूज कहाँ पे होता है, अगर दूसरे शब्दों में बोले तो अस्थायी से स्थायी चीज में होने के लिए। समझ गए, एक तरह से वो क्या कर रहा है, एनर्जी हटा रहा है। अस्थायी यानी बहुत ज़्यादा वो है, एक्साइटेड है, एक तरह से कह सकते हैं। तो क्या करेगा, वो एनर्जी लूज करेगा। अल्फा पार्टिकल एनर्जी लूज किया, वो क्या आ गया, स्थायी। लाइक आप देख लो, ये आपका E1 लेवल है, ये आपका E0 लेवल। तो क्या चाहेगा, कोई भी पार्टिकल क्या चाहेगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, ग्राउंड लेवल में आना चाहेगा। तो क्या करेगा वो, कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्राउंड लेवल में आना चाहेगा। अगर यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ पहुँचा तो यहाँ से वापस यहाँ पे आना चाहेगा। तो यहाँ पे आना चाहेगा तो क्या करेगा, वो एनर्जी का एमिशन करेगा। तो यही है तुम्हारा अल्फा पार्टिकल। अब प्रोसेस क्या है, इसका टनलिंग इफेक्ट से मतलब क्या है। तो ठीक है, क्या करते हैं कि नाभिक से अल्फा कण का क्षय डिके तभी होता है जब नाभिक क्या होता है, बाहरी व अस्थायी नाभिक होता है। क्लियर। तो सपोज करना आपका जो अस्थायी भारी नाभिक है उसका जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, Z। अल्फा पार्टिकल का क्या है, 2He4 होता है। ये अपन जानते हैं परमाणु क्रमांक होता है। किसी परमाणु को कैसे डिफाइन किया जाता है,
जेड एक्स ए द्वारा, ये जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ए परमाणु क्रमांक है या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, और न्यूट्रॉन नंबर क्या होंगे, ए माइनस जेड के बराबर। ये आप जानते हो, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। तो बताइए स्थायी नाभिक को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर इसका परमाणु क्रमांक जेड है तो इसको डिफाइन कर दिया जेड एक्स ए से, जहाँ जेड इसका परमाणु क्रमांक है। 2He4 पार्टिकल इससे निकल गया तो क्या हो गया, जेड में से 2 घट गया और ए में से क्या घट गया, 4 घट गया। तो क्या मिल गया आपको, जेड माइनस 2 एक्स ए माइनस 4। समझ में आया। क्या कर रहे हैं, रिएक्शन तो आप जानते हो कैसे लिखते हैं। तो ये होगा जेड एक्स ए, क्या हो जाएगा, जेड माइनस 2 एक्स ए माइनस 4 प्लस 2E4 के बराबर। ये आपका अस्थायी बाहरी नाभिक है, ये आपका स्थायी नाभिक है, और ये आपका क्या है, अल्फा पार्टिकल। तो इस प्रकार की ये क्या होगी, प्रोसेस होगी। क्लियर। तो देखिए अब ये आपका नाभिक है, अस्थायी नाभिक है। तो यहाँ से क्या निकलता है, अपन जानते हैं इसकी जो होती है वो 1 फर्मी मीटर या 15 फर्मी मीटर के समथिंग होती है, इसकी रेडियस होती है 15 फर्मी मीटर होती है लगभग। तो ये नाभिक है, नाभिक क्या है, ये अस्थायी। ये क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल का डिके करेगा। लेकिन अपन जानते हैं कि नाभिक जो है उसके अंदर क्या होता है, प्रबल बल होता है, या पार्टिकल्स के मध्य क्या होता है, प्रबल बल। तो ये क्या करेंगे, प्रबल बल इस अल्फा डिके को जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे कि नहीं, अल्फा पार्टिकल यहाँ से नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जो फोर्स है स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या करता है, प्रोटॉन प्रोटॉन्स को बांधने का काम करता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बांधने का काम करता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को बांधने का काम करता है। ठीक है। तो क्या करेगा ये कि ये अल्फा जो पार्टिकल है उसके अंदर ही रहने की कोशिश करेगा। किसके वजह से, प्रबल नाभिक बल की वजह से। यानी एक तरह से क्या हो रहा है, इसके यहाँ पे काफ़ी ऊंचाई की दीवार है। इमेजिन करो 3 डायमेंशन में एक आपका गोला है, वो गोला मान लिया अनंत मोटाई का एक तरह से, ठीक है, या बहुत बड़ा गोला मान लो। अब जो अल्फा पार्टिकल निकले कहाँ से, कैसे निकलेगा भाई, कहाँ से निकलेगा, उसकी तो चारों तरफ से वो गिरा हुआ है और वो भी प्रबल बल द्वारा, तो कैसे निकलेगा, तो उसमें अपन यूज करेंगे टनलिंग इफेक्ट। तो इसका सिस्टम क्या है देखना, ये समझ में आया ना। तो इसका एक डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहूँगा। ये एक डायग्राम है, तो अपन देखेंगे कि इस जो अल्फा पार्टिकल जो डिके होगा, क्या होगा, अल्फा जो पार्टिकल डिके होगा, अल्फा पार्टिकल यानी अल्फा कण जो डिके होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और इससे निकलने वाला अल्फा पार्टिकल जितनी दूरी तय करेगा, एक तो यहाँ पे सपोज करना, यहाँ से वो निकलेगा, यहाँ तक आएगा, और यहाँ के बाद वो आगे जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल द्वारा तय की गई दूरी, पोटेंशियल एनर्जी और अल्फा पार्टिकल द्वारा तय की गई दूरी, स्मॉल आर के मध्य ग्राफ बनाता हूँ मैं। ठीक है। तो ग्राफ क्या होगा, ई यहाँ पे क्या है, कुल एनर्जी मत समझना, ये यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ई क्या मान लिया मैंने यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ई या वी। ये है 0, ये है आर,
आर क्या है? आर है नाभिक की त्रिज्या। क्लियर? ये ई है, ये है अल्फा पार्टिकल की एनर्जी, ये है वी आर नाभिक की ऊर्जा। ठीक है, और ये है आपका आर सी। कहने का क्या मतलब है? ये है आपका माइनस वी जीरो। कहने का क्या मतलब है? कि ये आपके पास एक नाभिक है, ठीक है, ये इसका सेंटर है और ये इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। ठीक है, तो एक्चुअली इसके अंदर जो पोटेंशियल्स रहते हैं, 3-4 प्रकार के अपन पोटेंशियल लेते हैं। योकावा पोटेंशियल, स्क्वायर वेल पोटेंशियल, नाभिक के अंदर जो लेते हैं स्क्वायर वेल पोटेंशियल, योकावा पोटेंशियल, और 2-3 प्रकार के टेंसर पोटेंशियल और रहते हैं। यहाँ पे बोर्ड सेक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कितना है? माइनस वी जीरो के बराबर। क्लियर? या वी जीरो मान लो। अब अल्फा पार्टिकल डिके होगा, सपोज करना यहाँ से वो अल्फा पार्टिकल डिके हुआ, तो उसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ तक दूरी तय करनी पड़ेगी। किस क्षेत्र में? वी जीरो क्षेत्र में। 0 से आर तक क्या करनी पड़ेगी? दूरी तय करनी पड़ेगी। किस क्षेत्र में? वी जीरो क्षेत्र में। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक तो अल्फा पार्टिकल पे क्या लगेगा? प्रबल आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, और एक बार जब वो यहाँ से निकल गया, ठीक है, एक बार जब वो यहाँ से निकल गया तो जो ये वाली दूरी है आर सी, यहाँ यानी एक बार नाभिक से पार्टिकल निकल गया तो यहाँ से आगे क्या लगेगा? उस पर प्रबल प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल कैसे लग रहा है? क्योंकि ये पूरा पॉजिटिवली चार्जड है, नाभिक पॉजिटिवली चार्ज है, और अल्फा पार्टिकल भी क्या है तुम्हारा? पॉजिटिवली चार्ज। मैंने बोला था ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन चार्ज के बराबर है। तो इस पे क्या लग रहा है? प्रबल प्रतिकर्षण बल। इस पे प्रबल आकर्षण बल। तो दोनों एक तरह से मैनेज ऐसे करते हैं, जो दोनों जो फोर्स है इस प्रकार से मैनेज होते हैं कि अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकल गया और यहाँ से निकलने के बाद भी अगर यहाँ पर आकर रुक गया, आरसी तक नहीं पहुँचा, तो क्या होगा? ये प्रबल आकर्षण बल अल्फा पार्टिकल को वापस नाभिक में खींच लेगा, यानी कि वो अल्फा पार्टिकल का डिके होगा ही नहीं। समझ में आया? कोई चीज़ है, आप एक वो घुमा रहे हो, एक धागे से पत्थर घुमा रहे हो, ठीक है, घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो, घुमाए जा रहे हो। अब कब तक घुमाओगे? वो पत्थर कब तक घूमेगा? जब तक कि वो टूट नहीं जाए। जब तक कि क्या होगा? वो टूट नहीं जाए। और कब तक नहीं टूटेगा वो? जब तक कि उस पर टेंशन जो है या सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो ज़्यादा नहीं हो जाए, जो तनाव है वो ज़्यादा नहीं हो जाए। तनाव होने की वजह से वो टूट जाएगा। तो वही यहाँ पे है कि प्रबल आकर्षण बल और प्रबल प्रतिकर्षण बल है। ठीक है, यहाँ पे विभव क्षेत्र भी 0 है तो प्रबल आकर्षण बल लग रहा है यहाँ तक। चलो निकल गया जैसे तैसे करके। अब कहाँ तक जाएगा वो? आरसी तक। तो अगर वो आरसी से पहले रुक गया तो प्रबल आकर्षण बल का मान ज़्यादा होगा कंपेयर टू प्रबल प्रतिकर्षण बल से, और वो क्या कर जाएगा? वापस एंटर कर जाएगा। और एक बार आरसी या आरसी को पार कर गया, एक बार आरसी या आरसी को पार कर गया तो स्वाहा, फिर वो नाभिक में नहीं आने वाला है। परमाणु में रहेगा लेकिन नाभिक में नहीं आने वाला है। बस यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो यहाँ पे जो इसकी ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी, अपन कैसे डिफाइन करते हैं? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
या के क्यू जेड अपॉन आर स्क्वायर ऐसे डिफाइन करते हैं, के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ क्यू क्या होता है जेड ई के बराबर। नाभिक में सपोज करना जेड है, पार्टिकल ई है, तो क्या होता है प्लस जेड ई, तो नाभिक का आवेश होता है, परमाणु का माइनस जेड ई होता है, तो न्यूट्रल हो जाते हैं, ये अब तो जानते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से डायग्राम है और ये इसका कॉन्सेप्ट है। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अपने को कैलकुलेट करना है कि ये आरसी कितना है। जनरली जो आर है नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, 15 फर्मी मीटर के बराबर होती है। ठीक है, तो क्या है कि 0 से R तक गए, R से RC, RC का मान मेरे को नहीं पता, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, पोलोनियम 204, 84 पोलोनियम 204, जेड उसका 84 क्या है परमाणु क्रमांक है, 204 उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, और ये पोलोनियम है। तो इसमें ये एक अस्थायी और भारी नाभिक है, रेडियो एक्टिव भी है, तो यहाँ से क्या होगा 2He4 पार्टिकल निकल गया, यानी अल्फा पार्टिकल निकल गया। ये क्या है आपका अल्फा पार्टिकल। तो क्या बचेगा आपका 82PO 200 के बराबर, क्या होगा 82 PO 200 के बराबर। और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या लिखी थी, के Z1E अपॉन आर स्क्वायर के बराबर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, सॉरी आर, के क्यू अपॉन आर, के Q1 Q2 अपॉन आर होता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, यही तो होता है के Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है, तो ये Z1 वो है, E आपका चार्ज है के और आर, क्लियर। और 2E ये क्या होगा 2E, लिखते हो ना के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या होगा, ये तो है ZX से 2He4 प्लस Z-2XA-4, तो क्या होगा इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी अब कैलकुलेट करेंगे। तो इसका चार्ज कितना है 2E, पोटेंशियल प्रोटॉन के डबल के, इसका चार्ज कितना है Z-2E के बराबर, या इसको ले लो Z1E के बराबर। तो कितना हो जाएगा के Q1 कितना है Z1E, Q2 कितना है 2E, और R का वैल्यू कितना हो जाएगा ये RC के बराबर। यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, वर्क करेगी, क्लियर। ये क्या हो जाएगा E = 2K Z1E स्क्वायर अपॉन RC का स्क्वायर। तो इसके लिए यहाँ पे Z1 का वैल्यू कितना है 82, E का वैल्यू है ये Z है वो Z1 है। तो यहाँ से जब मैं RC का वैल्यू कैलकुलेट करूँगा या E का वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, अच्छा पोलोनियम 84 पोलोनियम 204 के लिए जो अल्फा पार्टिकल है उसकी जो गतिज ऊर्जा रहती है वो रहती है 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ये अपने को पता है, इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है। जो E का मान है वो कितना रहता है इस वाले जो एटम के लिए, पोलोनियम 204 के लिए 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से E क्या आ जाएगा, E = या 5.4 = E = ये है तो 2K, K का वैल्यू कितना है 9 × 10⁻⁹, या ऐसे लिख लो इसको RC है ये, तो RC की वैल्यू होगी तो क्या होगी RC = 2K Z1E स्क्वायर अपॉन E। RC इधर ले गए, E इधर ले गए। अब क्या होगा 2K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Z1 की वैल्यू 82, E स्क्वायर की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई E का वैल्यू कितना है 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करके देख लेना, जो आरसी की वैल्यू आएगी लगभग कितनी आएगी, 43 फर्मी मीटर के बराबर। आरसी की वैल्यू कितनी आएगी, 43 फर्मी मीटर के बराबर। यानी समझ रहे हो कि नाभिक की त्रिज्या तो कितनी है, या नाभिक की त्रिज्या कितनी है, 15 फर्मी मीटर, और आरसी का वैल्यू कितना आ रहा है, 43 फर्मी मीटर। यानी कि उसको आर से आरसी यानी 43 माइनस 15 कितना हो गया, 29 हो गया, शायद 28 फर्मी मीटर। ये जो दूरी है वो कितनी है, 28 फर्मी मीटर, ये कितनी है, 15 फर्मी मीटर। तो अगर जो अल्फा पार्टिकल है नाभिक के निकल भी गया तब भी कुछ नहीं होगा, जब तक कि वो 28 फर्मी मीटर के बराबर दूरी तय नहीं कर लेता है। और एक बार इसको दूरी को तय किया और अब तो बोल देगा नाभिक को बाय बाय। तो ये है आर सी इक्वल टू 43 फर्मी मीटर के बराबर। अब ये तो हो गया कि आरसी का वैल्यू अपने ये पता है, नाभिक के बारे में पता था, इसलिए अपन ने आरसी का वैल्यू निकाल लिया। अब ये जो अल्फा पार्टिकल निकला है, एक होता है पॉसिबिलिटी। क्या होता है, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। तो जो नाभिक से जो अल्फा पार्टिकल निकला है, कितनी कम प्रायिकता होगी बेचारे की, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ तक 43 फर्मी मीटर तक उसको जाना है। अगर नैनो स्केल पे देखें तो 43 फर्मी मीटर बहुत ज़्यादा है अपने लिए, अगर नहीं लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल या इनके लिए 43 फर्मी मीटर 43 फर्मी मीटर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो उसको लिए इतनी ऊर्जा भी ज़रूरत पड़ेगी उसको। तो फिर अपन जानते हैं नाभिक में रहने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वाले बैरियर को पार करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है अपने पास, कि टनलिंग इफेक्ट। अब इस 20 मेगा इलेक्ट्रॉन को तो पार कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास ऊर्जा कितनी है, 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो बाकी की ये 14.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कहाँ से लेके आएगा, नहीं लेके आएगा। वो क्या करेगा, देखिए क्या करेगा। तो अपन जानते हैं एक पारगमन गुणांक, क्या जानते हैं, पारगमन गुणांक, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। टी का जो वैल्यू रहता है लगभग कितना रहता है, 16e V0 माइनस e अपॉन V0 स्क्वायर e की पावर माइनस 2 अल्फा ए के बराबर ये रहता है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। यानी कि किसी पार्टिकल के पोटेंशियल बैरियर से निकलने की प्रायिकता का मान कितना होगा, इतना। जहां V0 क्या है, 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, E आपकी ऊर्जा है 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब वैल्यू को पुट करोगे और अल्फा की वैल्यू कितनी है, √2m V0 माइनस E अपॉन एच कट स्क्वायर के बराबर। ए कितना है, ए आपका ये रहा, सॉरी ये 0 से RC के। तो एक बार ये ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट होता है लगभग 16e V0 माइनस E अपॉन V0 स्क्वायर E की पावर माइनस 2 अल्फा ए, वेयर अल्फा कितना होगा, √2m V0 माइनस E अपॉन एच कट स्क्वायर। तो अल्फा ए क्या हो जाएगा, अल्फा ए हो जाएगा ये। अब चूंकि अल्फा कितना होना चाहिए, एक तरह से एनर्जी के रूप में डिफाइन है ये, तो अल्फा ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, R से RC तक के बराबर होनी चाहिए। यानी क्या बोल रहा हूँ, अल्फा ए इक्वल टू √2m अपॉन एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ R से RC
रूट ऑफ V0 माइनस ई डी आर, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। अब देखना यहाँ पे ई कांस्टेंट V0 कांस्टेंट, जो टी की जो वैल्यू आ रही है वो लगभग क्या आ रही है, टी समानुपाती है ई की पावर माइनस 2 अल्फा ए के बराबर है। और अल्फा ए की वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को। अगर मेरे को ई की पावर माइनस 2 अल्फा ए आ गया तो मैं टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, यानी पारगमन गुणांक की। और अल्फा ए कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, ऐसे, जहाँ आर से आर सी तक मेरे को रूट ऑफ V0 माइनस ई का वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आएगा, टी समानुपाती ई की पावर माइनस 2 रूट 2m अपॉन एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ आर से आर सी रूट ऑफ V0 माइनस ई डी आर के बराबर। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे, क्या करोगे, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, इसका मतलब है टी का मतलब है पारगमन गुणांक का, कि इस नाभिक, इस अल्फा पार्टिकल को इस नाभिक की दीवार से 1 सेकंड में कितनी टक्कर करनी पड़ेगी, 1/t टक्कर। प्रोबेबिलिटी उतनी तो होगी, 1 सेकंड में 1/t टक्कर करेगा तो कितना आएगा, जब जाके वो पार्टिकल यहाँ से बाहर निकलेगा। तो अपने को E की वैल्यू पता है 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, M का वैल्यू पता है अल्फा पार्टिकल का, H कट स्क्वायर का वैल्यू पता है, V0 का वैल्यू पता है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब T कैलकुलेट करोगे तो T आएगा लगभग आपका 10⁻21 या 10⁻−21। -21 का क्या मतलब है कि उस पार्टिकल के, अल्फा पार्टिकल के नाभिक से निकलने की जो प्रायिकता है वो कितनी है, -10⁻21। कैलकुलेट करके देख लेना, यानी 0.0001 बार 0 फिर 1, कितनी कम प्रायिकता है, समझ रहे हो। फिर भी वो पार करेगा, कब पार करेगा, जब उसको कितनी टक्कर करनी है, 1/t पर सेकंड के बराबर टक्कर, यानी 1 सेकंड में कितनी टक्कर करनी पड़ेगी, 1/t हो जाएगा तो 10⁻21 टक्कर पर सेकंड। अगर अल्फा पार्टिकल 10⁻21 टक्कर 1 सेकंड में कर लेता है, समझ रहे हो, तो क्या करेगा, वो नाभिक को पार कर जाएगा, अन्यथा नहीं। और यहाँ से आप वेग भी निकाल सकते हो, उस अल्फा पार्टिकल का जो वेग होगा वो कैसे होगा, E = ½ ये अपन जानते हैं। E 5.4 है, हाफ, M कितना है 4 MP के बराबर अल्फा पार्टिकल का, V²। MP अपने को पता है 9.274 × 10⁻−27 किलोग्राम। यहाँ से जब आप 1.678, तो यहाँ से जब आप V का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो V आएगा आपका 1.6 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड। इतना वेग होगा, 1.6 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड। यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर लो, डेल T = क्या होता है, V/R, या सॉरी R = क्या होगा, V/∆T या V/B × ∆T। तो यहाँ से ∆T क्या होगा, R/V। तो यहाँ से जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे, RC की वैल्यू है 43 फर्मी मीटर और V की वैल्यू है 1.6 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो ∆T कितना आएगा, जो टाइमिंग आएगी कि 1 सेकंड में कितना टक्कर करना है, वो आएगा 10⁻21 सेकंड के बराबर, यानी कि 1/t के बराबर या t के बराबर। समझ में आया। तो ये आपका एक अल्फा पार्टिकल है। जनरली एक अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी रहती है वो 4 से 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर रहती है। तो अगर आपसे ऑप्शन में आया जाए कि एक अल्फा पार्टिकल की सामान्यतः एनर्जी कितनी रहती है, तो 4 to 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो ये आपका अल्फा 6 में अनुप्रयोग था और यहीं पे अपनी यूनिट
3 है वो समाप्त होती है। अल्फ़ा 6 में अनुप्रयोग पोटेंट टनलिंग इफेक्ट का एक ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है जो अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्लास में अपन यूनिट 4 के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।